हेलो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं और आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं और इस समय हम लोग बायो के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने यूपी ट्रिपल एससी पेट तो पहली बार हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, एनाफेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अब डायरेक्ट आंसर बता देने से आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, जो माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, सेल का डिवीज़न दो तरीके से होता है, मियोसिस और मिटोसिस। तो वो जो मिटोसिस प्रोसेस है वही माइटोटिक सेल डिवीज़न है। तो इसके 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज है माइटोटिक सेल डिवीज़न का। क्या क्या है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसमें से वो कौन सा फेज़ है जो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से पृथक कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एनाफेज है। तो अब आपको पता चला कि 5 स्टेज होते हैं मिटोटिक सेल डिवीज़न के, और उस पाँचों में से जो एनाफेज होता है वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करता है। और ये सेल का जो डिवीज़न होता है वो चाहे समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो, दोनों ही कोशिकाओं में इसका विभाजन होता है। और एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि जो कोशिका का विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल में संपन्न होता है, सोमैटिक सेल में संपन्न होता है। तो ये बात आती है कि ये सोमैटिक सेल क्या है। तो सोमैटिक सेल वो सेल होता है हमारी बॉडी में स्पर्म और एग को छोड़कर जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सोमैटिक सेल। तो यानी कि मिटोसिस सेल डिवीज़न जो है वो किस सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। और किस कोशिका में होता है, तो इसका जो सेल डिवीज़न होता है चाहे समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो, दोनों ही तरीके की कोशिका में होता है। और ये 5 फेज़ जो हैं मिटोटिक सेल डिवीज़न के, उसमें से कौन सा फेज़ है जो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से पृथक कर देता है, तो वो एनाफेज है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो वो क्या है जो डाइजेस्टिव बैग कहलाता है या पाचन थैली कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। अब देखिए, लाइसोसोम के बारे में कुछ चीज़ें जान जाएंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि इसको पाचन थैली क्यों बोलते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम क्या है, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि लाइसोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और जिसके पास एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ऐसा क्या है कि इसको सुसाइड बैग बोला जाता है, तो इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। इसके पास ये शक्ति होती है कि ये उस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जिस सेल में ये प्रेजेंट है, क्योंकि लाइसोसोम किसी न किसी सेल में प्रेजेंट है। दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके पास एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए। यानी कि किसी चीज़ को बेकार करने के लिए, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और this happens when either the cell is aged or gets infected by foreign agent like any bacteria or virus। और ऐसा क्या होता है कि ये अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये तब होता है या तो उसका सेल बहुत एजेड हो चुका है या तो वो इन्फेक्टेड हो गया है किसी फॉरेन एजेंट से, लाइक बैक्टीरिया और वायरस। तो हमने क्या जाना लाइसोसोम के बारे में कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसीलिए इसको पाचन थैली बोला जाता है। सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि या तो उसका सेल एजेड हो गया है या तो इन्फेक्टेड हो गया है किसी फॉरेन एजेंट से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पाचन होता है। यानी ये जो एंडोसाइटोसिस है ये क्या करता है, प्रोटीन को लाता है या अन्य पदार्थ को लाता है, उसके पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पचे हुए कण एक झिल्ली द्वारा ढक लिए जाते हैं और यह रचना
सोम कहलाती है। तो फैगोसोम क्या है, जो पचे हुए पार्टिकल्स होते हैं उसका एक झिल्ली में ढक जाना, वो फैगोसोम कहलाता है। जब फैगोसोम एक प्राथमिक लाइसोसोम एक हो जाते हैं तो लाइसोसोम के वीकर और फैगोसोम द्वारा लाए गए कणों का पाचन होता है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कोशिका भी विखंडित हो जाती है, और इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। तो ये सारी बातें थी लाइसोसोम के बारे में। पर यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव बैग यानी कि पाचन थैली या फिर सुसाइड बैग के रूप में लाइसोसोम को जानते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एनर्जी करेंसी होता है सेल का। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी होता है सेल का। और एनर्जी करेंसी इसकी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। यानी कि जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग तो एनर्जी क्या होती है वहाँ पे जूल होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का और भी कोई काम है, ये तो एनर्जी करेंसी हो गई सेल की, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। और क्या काम है, तो ये क्या कराता है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में पूछ ले कि सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कराने का काम किसका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या क्या, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है राइबोसोम। तो राइबोसोम किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और इसका फंक्शन और क्या होता है, तो डिकोडिंग द मैसेज को डिकोड करता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम के बारे में 3 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटीन सिंथेसाइजर है, मैसेज को डिकोड करता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। गोल्गी काय की बात करें, गोल्गी काय का मतलब है गोल्गी बॉडी। ये क्या करता है, प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल को पैकेजिंग का काम करता है या फिर प्रोसेसिंग का काम करता है। तो चारों के बारे में जो भी पॉइंट है उनको ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो सेल 2 टाइप्स की हो गई। एक हमारा होता है प्रोकार्योटिक और एक आपका होता है यूकार्योटिक। तो मैंने आपको बताया है कि प्रोकार्योटिक क्या होता है, ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक, और ऑल प्रिमिटिव सेल्स प्रोकार्योटिक होती हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन यूकार्योटिक जो होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्रोकार्योटिक सेल है। बाकी अमीबा, आंट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, आपके यूकार्योटिक होते हैं। तो सेल 2 टाइप्स के, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। ऑल प्रिमिटिव सेल्स आर प्रोकार्योटिक, न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप्ड इन प्रोकार्योटिक cells and examples are bacteria. But when we talk about eukaryotic cells, तो in eukaryotic cells nucleus is well developed and examples are amoeba, ant amoeba, paramecium, euglena। तो ये सब यूकार्योटिक के एग्जाम्पल हैं। तो कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो क्या होगा, यूकार्योटिक, सॉरी प्रोकार्योटिक, और एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन्होंने क्या बताया, प्रोकार्योटिक जीवों में झिल्ली युक्त ऑर्गन नहीं पाया जाता है और यूकार्योटिक में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। आंट अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगारा, ये सब क्या है, यूकार्योटिक हैं क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया है वो प्रोकार्योटिक है क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसके बाद एक नया चैप्टर है, तो आइए इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन हमारा ये एनिमल और प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है, मतलब किस प्रकार की उसमें कोशिका है जिसमें क्लोरोफिल रहता है। पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा और जाइलम। थोड़ा सा नए टर्म हैं, इनको पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तब हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं रिलेटेड प्लांट टिश्यू से, क्योंकि टिश्यू 2 तरीके के, आपके प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो वर्ड से रिलेटेड हैं वो किसके हैं, प्लांट टिश्यू के।
प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसके दो और टाइप होते हैं, एपिकल या फिर उसको टर्मिनल भी बोलते हैं। तो एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये दो टाइप हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। लेकिन ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड है। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू के तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन सपोर्टिव टिश्यू के तीन टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। देखिए वही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये हो गए आपके प्लांट टिश्यू का, परमानेंट टिश्यू का टाइप हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और परमानेंट में भी कौन सा, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव या कनेक्टिव, तो ये सपोर्टिव टिश्यू के हो गए, यानी कि जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बात आ गई जाइलम किसका पार्ट है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज़ें जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। इनका क्वेश्चन क्या था कि कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है, तो किस में क्लोरोफिल रहता है, तो वो रहता है हमारा पैरेन्काइमा में, यानी कि पहले ऑप्शन में। तो एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है, तो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल रहता है। पैरेन्काइमा के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि ये ऐसे लीफ होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड आर टर्म क्लोरेनकाइमा। और इनको क्या बोला जाता है, क्लोरेनकाइमा। कब बोला जाता है, जब ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो क्लोरेनकाइमा हेल्प द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड तैयार कराने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है क्लोरेनकाइमा। और ये क्लोरेनकाइमा किस में मिलता है, ऐसी लीव्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और यही प्लास्ट बाद में किस में टर्न हो जाता है, क्लोरेनकाइमा में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसके पार्ट हैं, पैरेन्काइमा के। तो हमें समझ में आ गया कि पैरेन्काइमा क्यों आंसर होगा। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये देखिए, हरित लवक का मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल से है, और जिसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। देखिए वही बात हमने बताई, हेल्प द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पर्णहरिम की उपस्थिति में यह ऊतक देखने में हरा प्रतीत होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट बाद में क्या कहलाता है, क्लोरेनकाइमा। क्यों ऐसा क्लोरेनकाइमा क्यों कहलाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो बहुत अच्छे से आप एक एक चीज़ को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। देखिए, अगर हम क्लोरोफिल को जला देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मैग्नीशियम बच जाएगा। और मैग्नीशियम यानी कि Mg, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। क्लोरोफिल की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो पौधे में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम भी, और क्लोरोफिल में ये पाया जाता है। और इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिन्हें क्लोरोसिस कहते हैं। तो देखिए क्लोरोसिस क्या है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो येलोइंग ऑफ नॉर्मली ग्रीन लीव्स ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन और मैग्नीज। आयरन की कमी से, मैग्नीज़ की कमी से, क्लोरोफिल की कमी से क्या होता है, पत्तियों का रंग कैसा पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, क्लोरोसिस। यानी कि ये क्लोरोसिस क्या है, एक डिफिशियंसी है पत्तियों की। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। आयरन और मैग्नीज़ पाया जाता है, मैग्नीशियम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। और जब आप क्लोरोफिल को जला देंगे तो मैग्नीशियम शेष बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर में मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी को ये पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक हम किसको बोलते हैं, प्रोटीन को। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जे वर्जिलिनियस ने 1938 में। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां बहुत फेमस है, कौन कौन सी, मेरेस्मस और क्वाशिक्योरकर।
कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मेरस्मस और क्वाशियोरकर ये किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली ये बीमारी है। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? तो हम सभी को पता है, दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल, मछली, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक कभी पूछेगा तो प्रोटीन, और एनर्जी से रिलेटेड पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन्होंने पूछा है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए। क्या डैश खाना चाहिए? अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो मछली है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और यहाँ पे इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत के रूप में क्वेश्चन को पूछा है। तो हम सभी को पता है, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब में क्या होता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का बी सही होगा। यहाँ पे और क्या बताया है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थों का वर्ग है। अभी मैंने बताया कि जब ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, बिल्डिंग ब्लॉक की बात करेंगे तो प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दिया हुआ है। ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:1, यानी कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इस अनुपात में रहता है। और कुल ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 80% की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। यानी हमें जितनी ऊर्जा चाहिए उसका लगभग 50 से 79% की जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। स्रोत की बात करें तो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, पके फल, मांस, ये सभी क्या हैं? अच्छे स्रोत हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे अच्छा जानना है, पर्याप्त मात्रा में चावल खाना चाहिए अगर उसको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना है तो। चावल सबसे अच्छा स्रोत है यहाँ पे, तो हम चावल के साथ जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 के बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, एपिस्टोटिस। तो ये एपिस्टोटिस क्या है? जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इंट्रैक्शन ऑफ जीन एट 2 और मोर लोकी, मतलब जीन्स का इंट्रैक्शन 2 या 2 से अधिक लोकी में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? तो ये जीन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे 1 और मोर मॉडिफायर जीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एपिस्टोटिस क्या है? ये जेनेटिक्स का एक पार्ट है, जीन्स के इंट्रैक्शन के लिए 2 या 2 से अधिक लोकी में। तो हमें ये ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक लोकाई के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? तो एपिस्टोटिस के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया है? एपिस्टोटिस, जिसमें एक जीन के प्रभावों को एक या कई अन्य जीनों के द्वारा संशोधित किया जाता है। कभी कभी संशोधन जीन भी कहा जाता है। और जिस जीन का लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे एपिस्टोटिस कहा जाता है। यानी जो हमें चाहिए होता है उसके फेवर में रिजल्ट आता है तो वो एपिस्टोटिस कहलाता है। अगर उसके फेवर में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 2 लोकस की एपिस्टोटिस अंतःक्रिया सहकारी या विपरीत प्रभावी हो सकता है। तो 2 लोकस के बीच जो एपिस्टोटिस होता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो वो एपिस्टोटिस कहलाएगा जेनेटिक्स की भाषा में, और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो 17 आप ध्यान रखिएगा, एपिस्टोटिस, इसमें क्या होता है? जीन्स का इंट्रैक्शन 2 या 2 से अधिक लोकी में, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? मॉडिफायर जीन पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो उसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में एपिस्टोटिस बोलते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसपीरेशन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है वो क्या कहलाता है? उसको प्रमोटर बोलते हैं। देखिए, प्रमोटर क्या है? तो प्रमोटर एक तरीके का सीक्वेंस है, और जो ये सीक्वेंस क्या करता है? डीएनए सीक्वेंस दैट डिफाइन वेयर ट्रांसपीरेशन ऑफ जीन बाई आरएनए पॉलीमराइज बिगिंस। मतलब ये वो बताता है कि डीएनए सीक्वेंस जो ये डिफाइन करता है कि कहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है वो आरएनए पॉलीमराइज के साथ बिगिन होगा, वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रोमोटर। तो हमें ये ध्यान रखना है, ट्रांसपीरेशन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ पर आरएनए पॉलीमराइज जुड़ता है वो प्रोमोटर कहलाता है। तो प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है, और अनुलेखन के दौरान प्रोमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमराइज जुड़ता है, और 20 से लेकर 200 तक न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। तो क्या हमें जानने को मिला प्रोमोटर के बारे में कि वो पॉइंट जहाँ, मतलब कि जहाँ पर आरएनए पॉलीमराइज जुड़ता है डीएनए से, वो पॉइंट क्या कहलाता है?
प्रोमोटर कहलाता है और 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड उसमें होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रोमोटर। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। उसमें हम लोग वाटसन, क्रिक, इन लोग के बारे में भी जानेंगे। एक्स वाई क्या होता है, बेटा कब होता है, बेटी कब होती है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।